हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 22 अप्रैल की और दिन है सोमवार का। आज खबरनामा का ये एपिसोड थोड़ा सा खास है क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे नेहा हिरेमत के हत्याकांड की, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। विस्तार से इस पूरे हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने वोटिंग से पहले ही एक लोकसभा सीट जीत ली है। कैसे हुआ ये, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहीं पर ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जिसको याद करके शायद पाकिस्तान का दिल आज भी रोता होगा। ऑपरेशन मेघदूत क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। और भी बहुत सारी खबरें आपको जरूरी बताएंगे। इसके अलावा केकेआर के खिलाफ कोहली को आउट देने पर विवाद हो गया है। कल ये मैच हुआ था, फुल टॉस को एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया तो विराट कोहली इस पर भड़क गए थे। इसको लेकर नियम क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल फटाफट से हेडलाइंस सुन लीजिए और उसके बाद इन खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। फयाज ने 30 सेकंड में नेहा पर चाकू से किए थे 14 बार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने जीत ली एक लोकसभा सीट। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में राजनाथ सिंह, यही हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। केजरीवाल को डॉक्टर से परामर्श की नहीं मिली इजाजत, दिल्ली कोर्ट ने याचिका खारिज की। 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले को नहीं रोक पाया था इजराइल। सैन्य खुफिया प्रमुख ने विफलताओं की जिम्मेदारी ले पद से दिया इस्तीफा। पाकिस्तान के संसद में घुसा जूता चोर, एक नहीं 20 जोड़ी हुए गायब। स्पीकर ने दिए जांच के आदेश। सिंगापुर के बाद अब एक और देश में बैन हुए एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले, लोगों से इस्तेमाल न करने की अपील। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बनकर मचाया शोर। एक किरदार के लिए कितनी मोटी फीस वसूली, आपको बताएंगे। केकेआर के खिलाफ कोहली को आउट देने पर विवाद, फुल टॉस को अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया तो भड़क गए विराट कोहली। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। देखिए, कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमत की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। अब नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने से फयाज की हैवानियत का खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसे केवल 30 सेकंड में 14 बार चाकू से मारा गया था। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को उसकी पुष्टि की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी फयाज ने नेहा की छाती और गर्दन पर चाकू मारे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने बताया कि नेहा की गर्दन पर कई बार वार किए गए और इसी कारण उसकी नसें कट गईं, जिससे बड़ी मात्रा में खून बह गया और जिसके बाद नेहा ने दम तोड़ दिया। पुलिस सूत्रों ने पोस्टमार्टम का हवाला देते हुए कहा कि पहले नेहा की छाती और पेट पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वो गिर गई, फयाज ने उसके पूरे शरीर पर लगातार चाकू से वार करना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसका गला काटने की भी कोशिश की। नेहा हिरेमत हुबली के बीवीबी कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसकी हत्या प्रेमी फयाज कोंडीकोप्पा ने की थी। दोनों बीएससी में साथ पढ़ते थे और दोस्त भी थे। फयाज ने बीएससी के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी। नेहा के पिता और कांग्रेस पार्षद ने कहा कि आरोपी कई सालों से उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। अब ये पूरा वाकया कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 18 अप्रैल 2024 को शाम 4:45 पर बीवीबी कॉलेज हुबली कर्नाटक, इन दिनों शहर के इस कॉलेज में इम्तिहान चल रहे थे। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 24 साल की एमएससी स्टूडेंट नेहा हिरेमत इस रोज अपने एग्जाम के लिए पहली बार कॉलेज आई थी। उसने एग्जाम दिया भी और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद फौरन उसने फोन पर अपनी माँ से बात भी की। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फोन रखने के बमुश्किल 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक दहल गया। इस वाकये की तस्वीरें कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ यूं कैद हो गई। नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली थी, तब तक एक लड़का अचानक से उनके सामने आ गया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, तो वो पीछे हट रही थी। लेकिन इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं सोच सकता था। उसने अचानक अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। एक तो 24 साल की दुबली पतली नेहा, ऊपर से अभी टाइफाइड से उभरने की कमजोरी, उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। नेहा जमीन पर गिर पड़ी और लड़के ने उनके गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश करती, हमलावर उन पर उतने ही वार करता। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किया और उसे कम से कम 7 से 8 चाकू मारे। लेकिन इससे पहले कि एक स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते, चंद सेकंड में ही हमलावर अपने इरादों को अंजाम देकर वहां से भाग निकला। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने पीछा करके उसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके साथ बीएससी में क्लासमेट रह चुका फयाज कोंडीकोप्पा था। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नेहा को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौकाए वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर
के IMS अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फैयाज को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात के पीछे क्लासमेट की सूरत में छुपे सनकी आशिक की एक ऐसी कहानी छुपी है जो काफी ज्यादा डरा देने वाली है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस से पार्षद हैं। तो ये था नेहा हिरेमत की हत्या का पूरा किस्सा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं कि बीजेपी ने बिना वोटिंग हुए, बिना चुनावों का रिजल्ट आए कैसे एक सीट जीत ली। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा को ये जीत मिली है। पिछले 2-3 दिनों से सूरत लोकसभा सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के फॉर्म को लेकर बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। कल रविवार को सुनवाई हुई और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा अमान्य करके रद्द कर दिया गया। आज फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान बसपा प्रत्याशी प्यारे लाल ने अपना फॉर्म वापस ले लिया। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से निर्दलीय समेत 7 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया। अब केवल एक ही उम्मीदवार बचा था। इस बीएसपी उम्मीदवार प्यारे लाल ने सूरत कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं होगा और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत देश की पहली निर्विरोध सीट बन गई है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बसपा प्रत्याशी प्यारे लाल ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी के सूरत जिला अध्यक्ष सुतीश सोनबड़े ने जिला कलेक्टर और चुनाव अधिकारी को आवेदन दिया कि प्यारेलाल भारती को प्रलोभन दिया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल के चुनाव एजेंट दिनेश जुधानी ने फॉर्म के सत्यापन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के फॉर्म को लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि मुझे जानकारी है कि कांग्रेस प्रत्याशी के प्रस्तावक कोई नहीं है। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव एजेंट फिजिक कोल्डी को दी गई। सुनवाई कल हुई और कांग्रेस उम्मीदवार के फॉर्म पर प्रस्ताव के तौर पर हस्ताक्षर करने वाले जगदीश सावलिया, रमेश पुलारा और ध्रुविन धमेलिया चुनाव अधिकारी के सामने पेश हुए और कहा कि उन्हें फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और एक हलफनामा भी दाखिल किया। इसके बाद उन पर सुनवाई हुई और बाद में चुनाव अधिकारी ने इस पर्चे को रद्द कर दिया और इस तरह से उनके पास कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा और आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के सियाचिन के दौरे पर हैं। राजनाथ का सियाचिन दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वॉर जोन में तैनात सैनिकों से मिलेंगे। सियाचिन का नाम आते ही ऑपरेशन मेघदूत की याद आ जाती है। ये वही ऑपरेशन है जिससे भारतीय सेना ने सफलता का स्वर्णिम अध्याय लिखा था। दूसरी ओर इसकी याद आज भी पाकिस्तान को बड़ा दर्द देती है। क्या था ये ऑपरेशन मेघदूत? चलिए आपको वो बताते हैं। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के शौर्य बल की गाथा है। 13 अप्रैल 1984 ये वही दिन है जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। हालांकि ऑपरेशन 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर 1968 से ही सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रहे थे। वायुसेना का चेतक हेलीकॉप्टर सियाचिन में अक्टूबर 1968 में ग्लेशियर में उतरने वाला पहला IAF हेलीकॉप्टर बना था। दरअसल भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के दौरान जो समझौता हुआ था उसमें युद्ध विराम रेखा सियाचिन ग्लेशियर के लिए अस्थायी था। किसी ने नहीं सोचा था कि उतनी ऊंचाई पर भी सैन्य अभियान हो सकता है। इसके बाद 1982 में ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। पाक की तरफ से तत्कालीन उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चिब्बर को पत्र आने लगे जिसमें भारत को सियाचिन ग्लेशियर से दूर रहने को कहा गया। इससे भारतीय सेना सतर्क हो गई और 1983 की गर्मियों के दौरान भी ग्लेशियर पर गश्त जारी रखी गई। खुफिया रिपोर्ट के जरिए भारतीय सेना समझ गई थी कि पाक की नीयत खराब हो रही है। खुफिया इनपुट में बताया गया था कि पाक सियाचिन पर कब्जे की फिराक में है। खुफिया एजेंसी रॉ से मिली इस जानकारी के बाद भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। इसे तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इजाजत दी थी। इसके बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर की ओर बढ़ी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना द्वारा भारतीय सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करना और उन्हें हिमनद चोटियों पर छोड़ना शामिल था। ऑपरेशन मेघदूत में एक IAF के रणनीतिक एयरलिफ्टर्स ने खाद्य पदार्थ और सैनिकों को पहुंचाया और ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों में कई चीजों की आपूर्ति की। जल्द ही लगभग 300 सैनिक ग्लेशियर की महत्वपूर्ण चोटियों पर तैनात हो गए।
जब तक पाकिस्तानी सेना कोई हमला बोलती, तब तक भारतीय सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी, जिससे उसे बड़ा लाभ मिला। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती पाक सेना नहीं, बल्कि वहां का -40 डिग्री तापमान था। यहाँ ऑक्सीजन की कमी और बर्फीली हवाएं जान लेने पर उतारू थी, लेकिन सेना के जवानों की हिम्मत के आगे वो भी नहीं टिक सकी। इसके बाद भारतीय वायुसेना के हंटर विमान ने लेह के ऊंचाई वाले क्षेत्र से लड़ाकू अभियान शुरू किया। लेह से जैसे जैसे ग्लेशियर से ऊपर बड़ी संख्या में हमले किए जाने लगे, इसने ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। इसके बाद चीता और MI-8 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और बिलाफोन लॉ और सिया लॉ चोटियों को सुरक्षित कर लिया। बाद में पूरे ग्लेशियर को ही सुरक्षित कर लिया गया और इस तरह भारत ने पाकिस्तान पर अपनी जीत दर्ज कर ली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा। उन्हें डॉक्टर से रोज 15 मिनट परामर्श की इजाजत नहीं मिली। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायबिटीज की रेगुलर जांच, कंसल्टेशन और इंसुलिन की मांग की थी। ईडी ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ईडी से इस पर जवाब मांगा था। इससे पहले सुबह हाईकोर्ट ने उनसे जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। पहली, हाईकोर्ट ने जमानत के लिए दायर की गई जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि सभी मामलों में असाधारण जमानत दें, ऐसी अपील कैसे की जा सकती है? ये पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। बात करें विदेशी खबरों की, तो इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसके खुफिया कोर के प्रमुख ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इजराइल के सैनिक खुफिया प्रमुख अहरोन हलीवा हमास के पहले संबंधी विफलता को लेकर पद छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ इजरायली अधिकारी हैं। हलीवा ने अक्टूबर में कहा था कि उस हमले को नहीं रोक पाने के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं जिसने इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। वहीं पाकिस्तान की कंगाली जो है वो जग जाहिर है। आटा जैसे मूलभूत चीजों से देश के लोग जूझ रहे हैं। देश गरीबी में इतना डूब चुका है कि चोर भी जूते चुराने तक मजबूर हो चुके हैं और किसी भी मामूली जगह से नहीं बल्कि पाकिस्तान के संसद में ही डाका डाल रहे हैं, जहां पाकिस्तान के नेता, सांसद और पत्रकार बिना जूते के नजर आए। इस चोरी के बाद स्पीकर को इस मामले में दखल देना पड़ा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान संसद की पवित्रता एक असामान्य घटना से भंग हो गई क्योंकि चोर सुरक्षा को पार करने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद वहां मौजूद अधिकारी और पत्रकार हैरान रह गए जब वो नंगे पैर घर जाने के लिए मजबूर हुए। पाकिस्तान के संसद परिसर से जूते रहस्यमय तरीके से गायब होने से सुरक्षाकर्मी हैरान रह गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ दिन पहले सिंगापुर के फूड एजेंसी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के बाद सिंगापुर में भारत के लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कुछ मसालों को बैन कर दिया गया। अब इन मसालों पर हांगकांग ने भी एक्शन लिया है। इन दोनों ब्रांड के मसालों में हानिकारक केमिकल पाने के बाद यह एक्शन लिया गया। हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की सरकार से सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने इन मसालों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार इन मसालों में कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड केमिकल पाया गया है। ये केमिकल सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इस रिपोर्ट के आने के बाद हांगकांग सरकार ने इन मसालों को बैन कर दिया और लोगों से इन मसालों का इस्तेमाल ना करने की अपील की गई। बता दें कि CFS की प्रेस रिलीज 5 अप्रैल 2024 को जारी हुई थी। सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने MDH की मद्रास करी पाउडर, MDH सांभर मसाला, MDH करी पाउडर, एवरेस्ट का फिश करी मसाला, इन सभी मसालों को बैन किया है। बात करें मनोरंजन जगत की, तो कल की 2898 AD ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को कल की 2898 AD का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन दोनों ही 24 घंटे से खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 AD में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार की परतें खोली गईं। कल की 2898 AD को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 के लिए बिग बी ने भी मोटी फीस चार्ज की है। खबरों की माने तो इस फिल्म को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस फिल्म की लागत के साथ साथ स्टारकास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। खबरों की माने तो बिग बी ने अपने इस फिल्म के किरदार के लिए 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में
अमिताभ बच्चन के साथ। लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है, वहीं फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण है। इसके अलावा कमल हासन और दिशा पटानी भी हैं। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं, तो जाहिर है कि फीस तो अच्छी खासी ली गई होगी। बढ़ते हैं खेल जगत की तरफ। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रविवार के मैच में विराट कोहली के आउट होने को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स इसे सही और कुछ गलत करार दे रहे हैं। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने इसे सही तो नवजोत सिंह सिद्धू ने गलत करार दिया। रविवार को खेले गए मैच में बेंगलुरु की पारी के तीसरे ओवर की पहली बॉल हर्षित राणा ने कराई, जो फुल टॉस रही। कोहली ने बॉल के सामने खेलना चाहा और कॉट एंड बोल्ड हो गए। फील्ड एम्पायर्स के आउट देने पर कोहली ने नो बॉल के लिए रिव्यू मांगा, लेकिन थर्ड एम्पायर ने फील्ड एम्पायर के फैसले को नहीं बदला और कोहली को आउट दे दिया। कोहली का कहना था कि बॉल की ऊंचाई ज्यादा थी। इससे नाराज विराट कोहली फील्ड एम्पायर से बहस करते हुए नजर आए। अब इसको लेकर नियम क्या कहता है वो भी जान लीजिए। देखिए, बीसीसीआई ने आईपीएल में खेल रहे सभी खिलाड़ियों की कमर की माप पहले ही कर ली थी। इसमें कोहली के कमर की हाइट 1.04 मीटर मापी गई थी। नई हॉक आई बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर कोहली क्रीज पर सीधे बैटिंग पोजीशन में होते तो गेंद जमीन से 0.92 मीटर की ऊंचाई से उन्हें पार कर जाती, जिसका मतलब है कि गेंद उनकी कमर के नीचे से होकर गुजरती। इसीलिए टीवी अंपायर माइकल गॉफ के मुताबिक बॉल ऊंचाई के हिसाब से लीगल थी। मेरलबोर्न क्रिकेट क्लब के नियम 41.7.1 के अनुसार कोई भी डाली गई बॉल जो बिना जमीन के टप्पा खाए पॉपिंग क्रीज से सीधे खड़े स्ट्राइकर की कमर की ऊंचाई से निकलती है तो उसे अवैध करार दिया जाता है। ऐसे में अंपायर इसे नो बॉल करार देता है। लेकिन कोहली के आउट होने के मामले में वो अपनी क्रीज के बाहर खड़े थे और पॉपिंग क्रीज पर पहुंचने के समय गेंद कमर के नीचे टिप होती। पूर्व गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि कोहली नियम के अनुसार आउट थे। इरफान ने कहा कि विराट कोहली थोड़ा आगे खड़े हुए थे, बॉल फुल टॉस थी। अगर यही गेंद तेज होती तो कमर के ऊपर से निकल जाती, लेकिन गेंद स्लोअर थी, डिप हो रही थी, इसलिए जहां पर गेंद बैट से टकराई वहां पर सभी को लगा कि ये कमर से ऊंची जाती, लेकिन चूंकि गेंद डिप हो रही थी, जहां पर पॉपिंग क्रीज थी वहां पर गेंद कोहली की कमर से नीचे चली जाती। मतलब ये लीगल डिलीवरी होती, इसलिए मेरे हिसाब से ये सही बॉल थी। पठान ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने इस सीजन सभी खिलाड़ियों की कमर की हाइट को नापा है। जब खिलाड़ी पॉपिंग क्रीज में स्टांस में खड़े रहते हैं तो उसे नापा जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।